Good morning, everybody. Hoping the wellness and good health. I hope that all of you will be studying properly at your homes by maintaining a good health. लास्ट टॉपिक्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे द चैप्टर इन 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में आपका 1B चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये आपका चैप्टर था। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा रीजन एग्जिस्ट करता है जिस रीजन में वो किसी दूसरी बॉडीज को, चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडीज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, तो बेसिक ये पॉइंट हमने स्टडी किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्मूला कूलम्स लॉ से लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। थोड़ा ध्यान होगा आपको कि टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट से हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। तो ये टेस्ट चार्ज है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैथमेटिकली अगर मान के चलें कि कोई सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इस कैपिटल क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर इसके साथ अटैच किया था। ये फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ देखो स्टूडेंट्स, हमने कूलम्स लॉ के चैप्टर में ही एक टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें हमने एक पॉइंट चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड किया था। तो ऐसे ही सेम यहां पर भी हमारे पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। जिस तरह से एक ग्रुप ऑफ चार्जेस का रिजल्टेंट फोर्स डिटरमाइन किया, डिराइव किया गया था फॉर्मूला, उसी तरह से ग्रुप ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जैसे ये एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम यहां पर लेट करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। So let Q1, Q2 so on up to Qn are the point charges whose position vectors from origin R, नाम देते हैं R1, R2 so on up to Rn। ये इन सभी पॉइंट चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं ओरिजिन से। डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो 3 डायमेंशन में हम इस तरह से, या 2 डायमेंशन में एक्स वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये उसका ओरिजिन है। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 so on up to Qn, whose position vectors, ये हो गया R1, ये R2 पोजीशन वेक्टर Q2 का, Q3 पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर R3 एंड सो ऑन, इसी तरह से Rn पोजीशन वेक्टर Qn चार्ज। ठीक है, नाउ एट पॉइंट P, हियर एक पॉइंट P है जिस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड है। दिस इज द पॉइंट P whose position vector is, मान लो हम उसका नाम देते हैं R0। ठीक है, now let a test charge Q naught whose position vector is R0। डायग्राम में दिख रहा है आपको, दिखा रखा है। ठीक है, ये सभी कंसिडरेशन में जो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एंड पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, और इन सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट पॉइंट P बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले हम इन सभी पॉइंट चार्जेस की P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। The electric field of Q1 at P पॉइंट पर जो चार्ज Q1 है, इसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। द फॉर्मूला विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन
पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो यहाँ 1 से 0 की तरफ डायरेक्शन होगा, 1 से 0 की तरफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर का नाम हो जाएगा R10. सो R10 स्क्वायर एंड R10 कैप है ना, यूनिट वेक्टर. नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम. 1/4πε0 Q1 अपॉन, जैसा कि आप जानते हैं ट्रायंगुलर लॉ, या उससे पहले हम वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो है इसकी डेफिनेशन लगाते हैं. तो R10 यहाँ वेक्टर हो जाता है और नीचे R10 क्यूब. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रायंगुलर लॉ को यूज करते हुए इस R10 की वैल्यू को कैलकुलेट करें. तो हम जानते हैं R10 कैन बी रिटन एज R0 माइनस R1. ठीक है. इसके रिजल्टेंट को इस तरह से लिखा जाएगा. सो यूजिंग दैट वैल्यू हियर, Q1 इंटू R0 माइनस R1, ऊपर तो वेक्टर हो गया और नीचे R0 माइनस R1 वेक्टर मॉड का क्यूब. क्लियर. दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हम नाम देते हैं E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर. इसी तरह से द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q2 एट P, अगर उसको नाम दिया जाए E2, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 इज नेम्ड एज E2. तो चेंजेस क्या होंगे, सिर्फ जो चार्ज है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ Q1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा Q2. बाकी पोजीशन वेक्टर R1 की जगह आ जाएगा R2. R0 माइनस R2 डिवाइड बाय R0 माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब. इज दैट क्लियर. सेकंड पॉइंट चार्ज का. इसी तरह से सिमिलरली फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज nth पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ nth पॉइंट चार्ज, दैट इज, उसको नाम देते हैं हम En. ठीक है बच्चे. 1/4πε0. तो जैसे यहाँ पर Q1 था, उसके बाद Q2 आया, थर्ड पॉइंट चार्ज के लिए Q3, सो ऑन अप टू nth पॉइंट चार्ज के लिए Qn. ब्रैकेट में R0 माइनस, यहाँ R1 था, यहाँ R2 था, नेक्स्ट में R3 हो जाएगा, और nth पॉइंट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा Rn डिवाइड बाय R0 माइनस Rn वेक्टर मॉड क्यूब. तो ये सभी पॉइंट चार्जेस की अपनी अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पर वो कैलकुलेट हुई. अब हमने यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये जितने भी वेक्टर्स हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड E2, आफ्टर दैट सो ऑन करते हुए En, तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो वेक्टर सम होगा दैट विल गिव द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, the net electric field at point P पॉइंट पर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दैट विल बी, अगर उसको हम E नाम दे दें, वेक्टर E, तो वो E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन अप टू En, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होगा. क्लियर. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. तो ये सारी वैल्यूज हैं अपने पास. इनमें जो जो चीजें एक जैसी कॉमन है उनको आउटसाइड द ब्रैकेट, जैसे कि 1/4πε0 सभी में आ रहा है, बाहर लिख लेते हैं. बाकी जो जो क्वांटिटीज कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर रखते हुए Q1 R0 माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय R0 माइनस R1 वेक्टर मॉड Q, प्लस उसके बाद Q2 R0 माइनस R2 डिवाइड बाय R0 माइनस R2 वेक्टर मॉड Q. क्लियर. इस तरह से चलते जाएंगे. सो ऑन Qn R0 माइनस Rn डिवाइड बाय R0 माइनस Rn वेक्टर मॉड Q. क्लियर. अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म करेंगे इसको,
तो समेशन का यूज करते हुए जो जो क्वांटिटीज यहाँ चेंज कर रही हैं उनके लिए हम एक समेशन का साइन यूज करेंगे, जिसमें लिखेंगे i गोज फ्रॉम 1 to n, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n, क्यू आई आर नॉट माइनस आर आई। ध्यान देंगे जहां पर 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है उसकी जगह पे आ जाएगा i, और डिनोमिनेटर में आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर मॉड q। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की p पॉइंट पर सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होगी। इज दैट क्लियर? अब इसमें अगर हम स्पेशल केस करते हैं, सपोज दैट स्पेशल केस क्या लेट करते हुए, स्पेशल केस दैट द सम ऑफ all the charges sigma I goes from 1 to n, 1 to n, ये जो qi है यहाँ पर, ठीक है, इस समेशन में qi का मतलब है q1 प्लस q2 प्लस q3, सभी चार्जेस का जो टोटल सम है उसको अगर हम कैपिटल Q नाम दे दें, then the expression gets converted in the form 1/4 pi epsilon naught, इस सिग्मा qi की जगह हो जाएगा कैपिटल Q, टोटल चार्ज का सम हो गया, बाकी आर नॉट माइनस आर आई, आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर मॉड क्यू। क्लियर? तो इस तरह से थोड़ा मॉडिफिकेशन जो है इक्वेशन में इस तरह से आ जाता है आफ्टर दिस स्पेशल केस। सो दिस इज द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आगे देखते हैं। सो वेल स्टूडेंट, हम नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब भौतिक महत्व क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंस हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई वेक्टर से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सिंपली एक थोड़ा सा ही डिस्कशन है इसके बारे में। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फोर्स के साथ रिलेट करके आया है, इट इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये एक्सप्रेशन था। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें देन इट विल बिकम क्यू नॉट ई। हम एक सोर्स चार्ज की यहां अगर बात करें, सपोज दैट कैपिटल क्यू ये सोर्स चार्ज है, और ये सराउंडिंग में जो ब्लैक कलर में इसके सराउंडिंग लगा है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है। यहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन है जहां पर ये किसी दूसरी चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूज है, इंपॉर्टेंस है। हम मान के चले यहां पर कोई पॉइंट सपोज दैट P, और इस P पॉइंट पर इस चार्ज की, सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू अगर हमें पता है, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट P, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का पता है तो हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पे ये सोर्स चार्ज फोर्स कितनी एक्सर्ट करेगा। सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टेस्ट चार्ज वी कैन गेट द अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज, वो हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सम सोर्स चार्ज एट सम पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। Well students, next we are going to study the topic Cartesian components of electric field intensity. Cartesian components of electric field intensity. Electric field intensity के Cartesian components. तो components 2 dimensional या 3 dimensional depending upon the space हो सकते हैं। Electric field intensity जो कि एक vector quantity है, तो इसके 3 dimension में तीनों x, y और z कंपोनेंट्स होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां पर हमने फाइंड आउट करना है।
हम लेट करते हैं एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें ये ओरिजिन है और इसी ओरिजिन पर सोर्स चार्ज Q प्लेस्ड है। अब इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई पॉइंट हम P यहां लेते हैं और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, लेट द P पॉइंट का जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करने वाला वेक्टर R वेक्टर indicating the position vector of point P, where we have to find the components of electric field। और उन components को भी अगर हम ड्रॉ कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड के components, तो x एक्सिस के along EX, y एक्सिस के along EY और z एक्सिस के along EZ, हमने उनको नाम दे दिया। इसके अलावा P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y and z। क्लियर? So this is the consideration how to elaborate the expression for Cartesian components। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में यहां लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखी जाएगी EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में तीनों कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ वी राइट आर वेक्टर। अब आर वेक्टर के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के लॉन्ग कौन सा होता है बेटा? के कैप। ठीक है, सो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इज दैट क्लियर? नाउ the electric field of charge capital Q of charge electric field of charge capital Q at point P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम लिखेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन बताइए, यहां अगर वेक्टर यूनिट वेक्टर वाला लगाएंगे आर कैप तो यहां नीचे होगा आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी यूनिट वेक्टर को आगे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहां वेक्टर हो जाएगा और नीचे जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा उससे पावर 3 हो जाएगी। आर क्यूब, हियर इज आर स्क्वायर, हियर इज आर क्यूब। क्लियरली देख लीजिए। नाउ अगर इस एक्सप्रेशन में यहां आर वेक्टर है और यहां ई वेक्टर है और ऊपर दोनों ही वैल्यूज हमने लिखी हुई हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ई वेक्टर की जगह आ जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इक्वल्स टू Q/4πε0 और साथ में इस आर क्यूब को भी लिख लीजिए और आर वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? आर वेक्टर की वैल्यू है दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? अब हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है ये ओपन करना है जिससे यहां पर राइट साइड में हमारे पास 3 फैक्टर बन जाएंगे। जिस तरह से लेफ्ट साइड में 3 फैक्टर है उसी तरह से राइट साइड के भी 3 फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर्स क्या होंगे? Q/4πε0 आर क्यूब और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साथ में हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस Q/4πε0 यहाँ आर क्यूब और यहाँ हो जाएगा वाई जे कैप प्लस Q/4πε0 आर क्यूब और यहाँ हो जाएगा जेड के कैप और इस तक वही है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to compare the coefficients on both sides। comparing the coefficients, we will get
कोफिशिएंट्स कंपेयर करने का मतलब है इस तरफ जो आई का कोफिशिएंट है दैट इज EX, वो इस तरफ वाले आई कोफिशिएंट के बराबर होगा। तो EX किसके बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ से आई को छोड़ के QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। क्लियर। इसी तरह से EY विल बी इक्वल टू QY अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड EZ विल बी इक्वल टू QZ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। अच्छा, यहां से अगर हम ये तीनों कंपोनेंट हो गए हमारे पास X, Y एंड Z कंपोनेंट्स, यहां पर जो ये R आ रहा है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो मैग्नीट्यूड भी अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां से देखें हमारे पास वेक्टर फॉर्म में R है और इसी R का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होता है I, J, K के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर, सम एंड स्क्वायर रूट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, उसका सम और उसका स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर क्यूब, ये आर वेक्टर को आप इस तरह से लिख लो, उसके मैग्नीट्यूड को या ऐसे लिख लो, है ना, ये आर है। तो आर अगर ये आता है तो आर क्यूब कैन बी रिटन एज, यानी कि इसकी पावर में 3 करनी है बाहर और ये खुद पावर कितनी है 1/2, सो कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। क्लियर। तो ये चीज हमारे पास आर क्यूब आ गया। तो इन तीनों एक्सप्रेशन में हम आर क्यूब की जगह पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। In the similar way here also x square plus y square plus z square raised to power 3/2, x square plus y square plus z square raised to power 3/2। तो ये हैं तीनों कार्टेशियन कंपोनेंट्स इस वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट। किसी भी 3 डिमेंशनल स्पेस में एक सोर्स चार्ज कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स। ठीक, well student, the next topic is electric field lines. Here this concept was introduced by Michael Faraday. किसी चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसको थोड़ा समझेंगे। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बी डिफाइंड एज द पाथ्स, पाथ का मतलब होता है रास्ता, पाथ्स स्ट्रेट और कर्व्ड, वो रास्ता स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, along which a unit positive test charge tends to move, जिसके थ्रू एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, इफ इट इज टोटली फ्री टू डू सो, अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए। किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक टेस्ट चार्ज को फ्रीली छोड़ दिया जाए तो वो जिस भी पाथ से जाएगा, वो पाथ चाहे स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, दैट पाथ विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ चार्ज्ड बॉडीज। अब यहां पर हम इसकी कुछ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन किसकी, फील्ड लाइंस की। फील्ड लाइंस हालांकि इमेजिनरी हैं, एक्चुअल में एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में ऐसी कोई भी लाइंस नहीं होती हैं, लेकिन इस इमेजिनेशन से हम डिफरेंट पॉइंट्स पर उस चार्ज बॉडी का, इलेक्ट्रिफाइड बॉडी का बिहेवियर जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पर उसका बिहेवियर अलग अलग क्यों है। तो सबसे पहले पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में चार्ज कन्फिग्रेशन की फॉर्म में हम ले रहे हैं
जो सोर्स चार्ज है हमारे पास, दैट इज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. द सोर्स चार्ज वी हैव एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज. आइसोलेटेड का मतलब अकेला, अकेला पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं. लेट हियर एट दिस पॉइंट इज द आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, और इसके सराउंडिंग में हम बात कर रहे हैं, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ना. इस दायरे में इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर किसी टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया जाए, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज वी हैव गिवन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. हम जानते हैं टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है. सोर्स चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन हमारे एग्जांपल में इस समय हमने सोर्स चार्ज भी एक पॉजिटिव लिया है. तो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में एक रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी, जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ को इस तरह से होगा, रेडियली आउटवर्ड. और जो डायरेक्शन इस पे लगने वाली फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो बाहर की तरफ को है. ठीक है. तो इस पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो इस पाथ से जाएगा, इस तरह के पाथ से जाएगा. अगर वो यहां पर होता तो भी इस तरह से बाहर की तरफ को जाता. मींस दैट एक स्ट्रेट लाइन बाहर की तरफ को शो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को. अगर यही टेस्ट चार्ज इधर पॉइंट A1 पे रखने के बजाय इधर पॉइंट A2 पे होता तो डायरेक्शन इसका इस तरह से हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक है. इस तरह से अगर यही पॉइंट इधर होता, कोई A3 पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर अगर रखा होता यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनती, क्योंकि इसी पाथ से टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ को जाता. तो ऐसे ही इसके चारों तरफ जो है हम ऐसी पिक्चोरियल फॉर्म वो बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे. तो कुल मिला के जो हमें दिखाई दे रहा है, 2 डायमेंशनल में हम इसको बोर्ड में बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगा. ये एक सर्कुलर फॉर्म में बन रही है, लेकिन 3 डायमेंशन में यही शेप स्फीयर की फॉर्म में बनेगी. यानी कि एक फुटबॉल के सेंटर पे अगर आप इस सोर्स चार्ज को कंसीडर करें, तो उस सेंटर से चारों तरफ फुटबॉल का जो सरफेस होगा, उस अलोंग दैट सरफेस, उस सरफेस के अलोंग जो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होंगी. मींस दैट कहने का ये हो गया कि एक पॉइंट चार्ज, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक तो स्फेरिकली सिमेट्रिक हैं, एंड जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है. डायरेक्शन तो आपको समझ में आ ही रहा है, रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ को डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. दूसरा है स्फेरिकली सिमेट्रिक. स्फेरिकली सिमेट्रिक से मतलब ये है कि चार्ज यहां जिस पॉइंट पर है, ये अगर इस स्फीयर का सेंटर है, तो यहां से इतनी दूरी पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही दूरी पर यहां किसी पॉइंट पर भी सेम उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां सेंटर से सेम दूरी पर जो भी पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस सेंटर से जितना इस पॉइंट का है उतना ही यहाँ वाले का है, उतना ही यहाँ वाले का है. सो ऑल दीज पॉइंट्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है. स्फीयर के वो सारे पॉइंट्स जो उसके सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे, उन सभी पे सेम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा. दैट्स द मीनिंग ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक. ये मीनिंग है उसका. ऐसे ही जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम लें, एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात करें, एक अकेला नेगेटिव चार्ज है. हियर इज द, जैसे यहां पर सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया था हमने, अब की बार हम वो इस सेंटर वाले पॉइंट पर जो सोर्स चार्ज ले रहे हैं वो नेगेटिव ले रहे हैं. ये उसके सराउंडिंग में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज है, और इसी रेंज में हम डिफरेंट पॉइंट्स पर जब यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा Q नॉट, या यहां पर रखा या यहां पर रखा, डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर उसको प्लेस करते हैं तो सिचुएशन क्या बनेगी. वी हैव कंसीडर्ड द सोर्स चार्ज एज नेगेटिव, and we know that the test charge is always
पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी फोर्स, यानी कि ये डायरेक्शन फोर्स का होगा और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा इस समय, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो यहां टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में खींचेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये वाला इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में। तो ये सभी डायरेक्शंस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अदर सेंस ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक नेगेटिव सोर्स चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, रेडियस के अलोंग अंदर की तरफ को। हम और थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से थोड़ा ड्रॉ करें तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है सेंटर पे, ये उसकी फील्ड रेंज है। तो आप सिंपली डायगोनल्स जैसे बना देंगे चारों तरफ, डायमीटर्स, ठीक है, और इसको अंदर की तरफ कोई डायरेक्शन, क्योंकि सेंटर पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करेंगे दे विल बी रेडियली इनवर्ड, रेडियस के अलोंग अंदर की तरफ को आप इसको डायरेक्शन। तो अंतर यही है, here is the radially outward, here is radially inward direction of। बाकी स्फेरिकल सिमेट्रिक यहाँ भी वैसे ही है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। क्लियर। अगली एग्जांपल हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। टू सिमिलर चार्जेस, दो चार्जेस का कॉन्सेप्ट अगर हम लें और उनके कारण हम ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो सिमिलर चार्जेस मान लो हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज ली, ठीक है, ये एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस कंसीडर किया हमने। तो हम जानते हैं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की फील्ड को रिपेल करेंगे। हम थोड़ा इसको ऐसे ना लेकर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लें, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो इसकी फील्ड होगी वो स्फेरिकल होगी, इसकी फील्ड भी स्फेरिकल है, लेकिन अब ये दोनों चार्जेस एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, दोनों एक दूसरे की फील्ड को रिपेल कर रहे होंगे। यहां से हम दिखाएं तो ये इसकी रेडियली आउटवर्ड, ये इसकी रेडियली आउटवर्ड, इसके अलावा जो भी फील्ड लाइंस आएंगी वो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे की रिपल्शन की वजह से थोड़ी थोड़ी कर्व्ड हो जाएंगी, दे विल बिकम स्लाइटली कर्व्ड, ठीक है। हालांकि एरोज के जो निशान है वो बाहर की तरफ को ही रहेंगे क्योंकि आउटवर्ड थी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन जो लाइनें यहाँ पर स्ट्रेट थी, पहले जब ये आइसोलेटेड था तो स्ट्रेट थी, लेकिन अब एक दूसरे की रिपल्शन की वजह से एक दूसरे की अवे कर रहे हैं। ये एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नोट करने वाला है, अगर हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाते हैं तो दोनों पॉइंट चार्जेस को मिलाने वाली जो ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर इस चार्ज की और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू जीरो हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। वो न्यूट्रल पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। मान के चलें अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, सपोज दैट ये 3 माइक्रोकूलम है, ये भी 3 माइक्रोकूलम है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जितनी भी ये लेंथ होगी इस लाइन की, दोनों चार्जेस को सेपरेट करने वाली जो लाइन है, सपोज दैट इट्स लेंथ इज 8 मीटर। अगर 8 मीटर है तो न्यूट्रल पॉइंट जो एग्जिस्ट करेगा वो 4 मीटर पर, बिल्कुल दोनों के मिड पॉइंट पर। मान लो इस न्यूट्रल पॉइंट को हम P नाम देते हैं, P हियर एक्टिंग एज न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट इस समय जितना इधर से दूरी है, इधर से 4 मीटर हो जाएगा और इधर से भी इसकी दूरी 4 मीटर। क्यों? क्योंकि दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर यही चार्जेस कम ज्यादा मैग्नीट्यूड के होते तो बड़े चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रेंज ज्यादा दूरी तक होती। मान के चलें हम कि
यहीं पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। हम मान के चलते हैं कि जो इधर वाला चार्ज है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, सपोज दैट दिस इज 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो इसके अंदर इस चार्ज की जो फील्ड होगी वो ज्यादा दूरी तक होगी, और ज्यादा दूरी तक होगी तो इट मींस जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो बड़े वाले चार्ज से दूर होगा और छोटे वाले पॉइंट चार्ज से नजदीक होगा। क्लियर? तो वही पॉइंट जो भी बराबर दूरी पर था वो बी पॉइंट यहां पर सपोज दैट इधर से हो जाता है 6 मीटर, सपोज दैट हम ले रहे हैं, है ना, और इधर से 2 मीटर, यानी कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो किसकी तरफ चला गया, जो छोटा पॉइंट चार्ज था उसकी तरफ न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, द न्यूट्रल पॉइंट विल बी मोर क्लोजर टू द स्मॉलर पॉइंट चार्ज। तो ये थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। इसके अलावा हम डाइपोल एक टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टडी करने के बाद ही हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो उस समय बात करेंगे। अभी तक हम बात करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरह की बताई थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगी और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो शेप होगी ऐसी होगी, इसको लिखेंगे हम पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट। तीनों शब्दों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, यानी कि जहां जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट। पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विडिस्टेंट लाइंस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और जहां भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां मान लो लाइंस पैरेलल भी हैं, स्ट्रेट भी हैं, लेकिन इक्विडिस्टेंट नहीं है, तभी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। या इसके अलावा फील्ड लाइंस कैसी हो जाएं, कर्व्ड हो जाएं, तो कर्व्ड फील्ड लाइंस भी रिप्रेजेंट करेंगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके अलावा जो अभी अभी जितनी कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी, जैसे एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हमने, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम क्या देख रहे थे, ये भी नॉन पैरेलल है, इनके बीच में भी जो गैप है, यहां चार्ज के बिल्कुल नजदीक यहां थोड़ा गैप है, फिर ये गैप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते हैं गैप बढ़ता जा रहा है ना। इसी तरह से यहाँ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में भी, इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशंस थी ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी बेटा, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है ना। यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। जो सिमिलर चार्जेस का भी दोनों का लिया था हमने, दैट वाज आल्सो रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये कुछ एक कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। एक चार्ज बॉडी के सराउंडिंग इस तरह का रीजन जो एग्जिस्ट करता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करने से जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है वो जो पाथ बनता है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको नाम दिया हमने। तो कुछ एक इनकी प्रॉपर्टीज हैं, हम वन बाय वन इनको कंसीडर करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, है ना, टूवर्ड्स, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यहां बना के दिखा दें अगर हम आपको, अभी अभी बनाई भी थी हमने, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो,
तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इनका डायरेक्शन होता है, ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव की बात करें तो टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज। इसका रीजन आपको बताया कि अगर मान लो यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लेस किया जाता है तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा तो अवे फ्रॉम डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे सपोज दैट ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके किसी पॉइंट P पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो डेफिनेशन क्या करिए, टेंजेंट टू, तो किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर मान लो पॉइंट यहां होता, पॉइंट है मान लो Q, तो Q पॉइंट से जो डायरेक्शन बनेगा, टेंजेंट बनेगा, वो टेंजेंट ही Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट हमने एक फील्ड लाइन के ऊपर लिए, और इन दो पॉइंट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से टेंजेंट के लॉन्ग दिया जाएगा। हाँ, अगर लाइन स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कर्व्ड नहीं है, तो जो भी पॉइंट यहाँ पर लिए जाएंगे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P, Q, R, डिफरेंट पॉइंट्स ले लीजिए, तो P पर भी वही डायरेक्शन है, Q पर भी वही डायरेक्शन टेंजेंट का बनेगा, R पे भी वही बनेगा, सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, वो एक अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस बट दे हैव अ ग्रेट फिजिकल सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ऊपर ही बात हुई कि इमेजिनरी है, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बहुत है, किसके लिए, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। एक चार्ज बॉडी किस तरह का बिहेव कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर, चार्ज बॉडी से अलग अलग दूरी पर उसका बिहेवियर अलग अलग क्यों है, या और भी जो बिहेवियर होंगे इलेक्ट्रिफाइड बॉडी के, उनको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से किया जा सकता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट इज नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी नहीं होंगी जो एक दूसरे को क्रॉस करती हो। आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी ये पॉइंट पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिमाइंड करेंगे उस पॉइंट को। हम इस बात के लिए जो रीजन एक्सप्लेन करेंगे, मान लो जो ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, तो हम इस बात को कंट्राडिक्टरी मेथड से जस्टिफाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। मान लो कोई दो फील्ड लाइंस AB एंड CD ये क्रॉस करती हैं, सपोज दैट एट पॉइंट O पर हमने मान लिया कि ये क्रॉस करती हैं, तो O पॉइंट, जैसे कि डेफिनेशन ऊपर एक प्रॉपर्टी में कहा गया कि टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो टेंजेंट अगर हमने AB के अकॉर्डिंग बनाना हो तो इस तरह से जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू AB फील्ड लाइन, और CD के अकॉर्डिंग बनाना हो तो ये टेंजेंट बनेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू CD इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो एक ही पॉइंट पर क्या हो गया, दो डायरेक्शन हो गए स्पेस में, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के आ रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे, सो दिस इज क्लियर दैट नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। तो कंट्राडिक्टरी मेथड से हम इस चीज को प्रूव करेंगे, ये मान के कि वो क्रॉस करती हैं, और क्रॉस करने पर जो चीज बन के आ रही है वो पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होती हैं, कहां, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट मतलब बिखर जाती हैं, जहां पर फील्ड वीक होती है। हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पर बना दें, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इधर कहीं सोर्स है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसमें हम दो रीजन्स कंसीडर कर रहे हैं, रीजन 1 एंड रीजन 2 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि रीजन 1 के आसपास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्लोजर हैं, दूसरे के नजदीक है, तो इट मींस रीजन 1 विल बी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रीजन 1 होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन होगा, कंपैरेटिवली 2 के।
जो रीजन 2 है दिस विल बी ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन होगा। क्लियर? तो ये वो कह रहा है पॉइंट सिक्स पॉइंट में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट अपीयर इन क्लोज्ड लूप्स। क्लोज लूप्स, क्योंकि क्लोज लूप का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जस्ट अपोजिट है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप्स होती हैं, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती हैं एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तो वो क्लोज हो जाती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप देख रहे हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए देखा तो ये क्लोज नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और स्ट्रेट लाइन जो है वो क्लोज नहीं होगी। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए खुद पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इन्फिनिटी इज द एंड पॉइंट। कहां खत्म होगी, जहां उसकी फील्ड खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बाहर के पॉइंट को हम इन्फिनाइट नाम देते हैं। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज द चार्ज इटसेल्फ, एंड पॉइंट इज इन्फिनिटी। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इन्फिनिटी स्टार्टिंग पॉइंट है एंड द एंड पॉइंट इज द चार्ज इटसेल्फ, नेगेटिव चार्ज इटसेल्फ। तो कहने को मतलब दोनों ही केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंड पॉइंट भी है। इट मींस वो क्लोज्ड लूप्स नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो आप इसी तरह से टॉपिक्स को आगे अच्छे से स्टडी करते हुए कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से स्टडी करेंगे और आगे जो भी क्वेश्चंस या इसमें कॉन्सेप्ट्स के जो लॉजिक रीजनिंग क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। सो टुडेस लेक्चर में इतना ही। बाय।